हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके से रिलेटेड पार्ट 8 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 7 कंप्लीट किए थे जो कि प्रीवियस ईयर रिलेटेड थे, और ये सारे क्वेश्चन हमने घटना चक्र से लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमको भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। आज का हमारा सेशन है 24 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा 24 क्वेश्चन यानी कि आज का पहला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, या ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद में। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के मेंस में 2006 में पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी कैकय के, ऑप्शन सी पांचाल के, या ऑप्शन डी विदेह के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैकय के। ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम्स में पूछा गया था। और इसकी बात करें इसकी थ्योरी की, तो उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, कैकय के राजा अशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। इसे भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ऑप्शन बी है वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। ऑप्शन सी है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, या ऑप्शन डी है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और फिर उपनिषद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी है सरस्वती, या ऑप्शन डी है गंगा। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। इसको भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 28 क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चिनाब, या ऑप्शन डी झेलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन ए अस्किनी, ऑप्शन बी परुषिणी, ऑप्शन सी कुभाक्रमु, या ऑप्शन डी विपाशा शतुद्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुभाक्रमु। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि इसकी थ्योरी के बारे में क्या क्या बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी
चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन सी कश्मीर में, या ऑप्शन डी पंजाब में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दी गई हैं वैदिक नदियाँ और सूची 2 में उनके आधुनिक नाम। ऑप्शन ए में दिया गया है कुभा, इसके सामने गंडक, और ऑप्शन बी में परुषिणी, इसके सामने है काबुल, ऑप्शन सी है सदानीरा और इसके सामने है रावी, और ऑप्शन डी है सतुद्री, इसके सामने है सतलज। आपको इसको सही सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हम इसकी थ्योरी से देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। यानी कुभा को काबुल, परुषिणी को रावी, सदानीरा को गंडक और शतुद्री या शतुद्री को सतलज कहा जाता था। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ऑप्शन ए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऑप्शन बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऑप्शन सी ब्राह्मण गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, या ऑप्शन डी इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और सी इसके करेक्ट आंसर हैं। यानी कि वेदोत्तर काल में कौन कौन सी प्रथा का सीक्वेंस था या इनका क्रम कौन सा था, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी इसकी थ्योरी से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। आप इसकी थ्योरी को जरूर पढ़ते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। यानी कि क्वेश्चन की बात करें तो इसमें रीत और धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो इसमें धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये भी इसका सही विचार है। और दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी इसके बारे में सही बताया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है। ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। यानी रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ की पीसीएस प्री में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं और इसको नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी घोष, या ऑप्शन डी इंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति। यानी बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 36 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ऑप्शन ए लोपामुद्रा, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी लीलावती, या ऑप्शन डी सावित्री।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोपामुद्रा। बाकी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। यथापाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगस्त्य ऋषि की पत्नी कौन थी अगर पूछा जाए तो लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी कृषि औजार, ऑप्शन सी लिपि या ऑप्शन डी सिक्का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सिक्का। यानी वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। निष्क के प्रयोग ने आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। बाकी इसके बारे में आप थ्योरी को भी नोट कर सकते हैं कि थ्योरी में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, ऑप्शन बी गला का, ऑप्शन सी बाहु का या ऑप्शन डी कलाई का। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के मेंस एग्जाम्स में पूछा गया था और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गला का। यानी निष्क को जो है स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे कि निष्क जो थे वो स्वर्ण आभूषण थी। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गायें, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के या ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। जैसा कि हमने अभी बात की कि निष्क को स्वर्ण आभूषण कहा जाता था और यहाँ पर दिया गया है निशाका, यानी निशाका जिसे स्वर्ण आभूषण कहा जाता था। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का 40 क्वेश्चन है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन बी यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। ऑप्शन सी वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के प्री एग्ज़ाम्स में और बीपीएससी के प्री एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। और वहीं इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यानी बोगज कोई से हमें वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बाकी इसकी थ्योरी में को भी आप नोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत के आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी बोगजकोई या ऑप्शन डी जूनागढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बोगजकोई, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का 42 क्वेश्चन है। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए एक बटाना से, ऑप्शन बी बोगजकोई से, ऑप्शन सी बेबीलोन से या ऑप्शन डी बिसोटून से। इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बोगजकोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी विवेकानंद या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बाकी इसकी थ्योरी को भी आप नोट करते हुए चलेंगे
कि इसकी थ्योरी में क्या क्या बताया गया है। 44 क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है। ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी पंचविंश ब्राह्मण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण। बाकी आप इसकी थ्योरी से पढ़ सकते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, ऑप्शन बी ऋषि वशिष्ठ, ऑप्शन सी ऋषि विश्वामित्र या ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋषि गौतम राहुगण। बाकी इसकी थ्योरी में दिया गया है कि आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेत माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है। इसके अनुसार राजा विदेत माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। 46 क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। ऑप्शन ए अंगमगध, ऑप्शन बी कौशल विदेह, ऑप्शन सी कुरु पांचाल या ऑप्शन डी मत्स्य शूरसेन। हमारा क्वेश्चन था कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, यानी कि कुरु पांचाल को आर्य संस्कृति का मूल समझा जाता था उत्तर वैदिक काल में। बाकी उत्तर वैदिक काल में इसके बारे में क्या बताया गया है आप इसे भी नोट करते हुए जरूर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी ऋग्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद में या ऑप्शन डी यजुर्वेद में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। बाकी गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था और गोत्र शब्द का मूल अर्थ है गोष्ठ। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोत्र शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। इसे भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी मूर्ति पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ यानी और ऑप्शन डी है प्रकृति पूजा और भक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ। बाकी पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय किस काल से माना जाता है, तो ये मौर्योत्तर काल से माना जाता है। इसे भी आप नोट करते हुए जरूर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऑप्शन ए मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी एकेश्वरवाद, ऑप्शन सी देवी पूजा या ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर रिलेटेड हैं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर किया करिएगा। बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलि एवं कर्मकांड। इसकी थ्योरी की बात करें तो इसकी थ्योरी में दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ में विश्वास करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज का 50 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी परुषणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परुषणी, यानी 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुषणी नदी पर।
बाकी 10 राजाओं के बारे में परुष्णी नदी यानी कि आधुनिक जिसको रावी नदी कहा जाता है के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि दसराज के युद्ध में किसकी विजय हुई, तो इसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। इसे भी आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का 51 क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। जैसा कि अभी हमने देखा किसका राइट आंसर था परुष्णी, यानी कि वर्तमान में इसे रावी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी वितस्ता या ऑप्शन डी यमुना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सरस्वती, यानी सरस्वती को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया है। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देखते हुए जरूर चलेंगे। आज का हमारा 53 क्वेश्चन है, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यदु, ऑप्शन बी पुरु, ऑप्शन सी तुवर्स या ऑप्शन डी कीकट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कीकट, यानी कि कीकट ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। अब ये पंचजन क्या क्या हैं, तो इसको आप थ्योरी से देख सकते हैं कि पंचजन में यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, त्रुवर्स आदि शामिल थे, जबकि इसमें कीकट संबंधित इससे नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी शिल्पकर्म या ऑप्शन डी व्यापार। इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृषि। बाकी इसकी थ्योरी के बारे में आप देख सकते हैं कि इसकी थ्योरी में इसके बारे में क्या क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी चावल या ऑप्शन डी गेहूं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जौ, यानी जौ के लिए ऋग्वेद में यव शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बाकी हम कल 56 क्वेश्चन से आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।